जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे हम कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम आखिर है क्या। ये बेसिकली एक टैक्स होता है जो कि किसान जिस ज़मीन पर खेती करते हैं और फसल उगाते हैं, उसी के एवज में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स स्टेट को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम में तीन सेटलमेंट या फिर तीन सिस्टम बनाए गए थे। पहला ज़मींदारी सिस्टम, जिसे बेसिकली स्तंभरारी सिस्टम भी बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं उसे ज़मींदारी सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इस चीज़ के अलावा परमानेंट सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ज़मींदारी सिस्टम जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था ये बेसिकली रेड से इंडिकेट किए गए हैं। रेतवाड़ी, ये बेसिकली ये जो ब्लू वाले हैं ये रेतवाड़ी वाले, इन इलाकों पर रेतवाड़ी सेटलमेंट लागू किया गया था। और ये जो ग्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ पर महालवाड़ी सेटलमेंट लागू किया गया था। तो ये हमने मैप देख लिया, क्योंकि मैप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सिस्टम है इसके पीछे की ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा क्या थी। क्योंकि हम सभी को पता है कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ने लगी कि उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे कारण क्या था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे प्रति इतनी ज़्यादा दयालु हो गई थी? तो ऐसा कुछ नहीं है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पहले भी लिया जाता था, और इसमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा धन पैसा कमा सके और वो ब्रिटेन की सरकार को दे सके, और इन सारी चीज़ों के अलावा भारत भारत से होने वाले निर्यात को बढ़ा सके। ठीक है, यही उनका मेन मोटो था। और तीसरी चीज़, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एकदम अच्छे से स्टेबल यानी कि स्थायी बना दिया जाए। ठीक है, ये इनका बेसिकली मोटो था। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन जो है, क्या इससे पहले कोई टैक्स या फिर लगान किसानों से नहीं लिया जाता था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले के जो भी शासक रहे, चाहे वो मुग़ल हो, मराठा हो, या फिर अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो शासन करने वाले जो शासक हों, वो सब भी टैक्स या फिर लगान लिया करते थे। ठीक है, टैक्स लिया करते थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स लिया करते थे। वो जो टैक्स होता था 25% से लेकर के 33%, या फिर कई जगह पर 40, 45, 50 के आसपास भी टैक्स हुआ करता था। ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड करता था कि कौन सा एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग लगान लिया जाता था। तो जब जाहिर सी बात है कि अगर कोई लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी तो क्यों, जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी तो क्यों क्यों बनाया गया जब थी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिस्टम था वो वही रहा, पहले वाला ही, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए। चेंजेस क्या थे कि अमाउंट को बढ़ा दिया गया। पहले काफ़ी कम अमाउंट लिया जाता था, लेकिन अब वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ज़मींदारी सिस्टम क्या है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और चौथा क्वेश्चन है ज़मींदारी व्यवस्था आखिर को लागू क्यों किया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले हम। बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो बक्सर जब युद्ध हुआ उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय और बेसिकली मीर कासिम हार गया, जिससे हुआ ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गई, जिनमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी आता था। तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी पहले भी की जा चुकी थी। तो बेसिकली होता था कि उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया, लेकिन टाइम टाइम पर जो रकम होता था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, लैंड रेवेन्यू का, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दिया जाता था हर साल। ठीक है, टाइम टाइम पर इंक्रीज़ कर दिया जाता था। तो इससे पहले जो शासक थी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले 1722 में जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू अर्जित की थी वो था 1,42,90,000। 1764 में 1,81,80,80,000 रुपये रेवेन्यू इन्होंने अर्जित की थी।
तो हम जैसे कि देख सकते हैं 40 साल में बेसिकली 40 लाख रुपए तक की रेवेन्यू बढ़ाई गई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे देखते हैं। 1765 से 71 के बीच अंग्रेज़ों ने 2 करोड़ 34 लाख रेवेन्यू प्राप्त की। ये बेसिकली हड़प नीति बोल सकते हैं इसको। तो अब देख सकते हैं जहाँ 40 साल में 40 लाख रुपया 40 लाख की रेवेन्यू बढ़ाई गई थी, वहाँ पर इन्होंने 7 सालों में ही 50 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दी। तो इसका इम्पैक्ट किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। किसानों की स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो गई। भले ही इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई हो किसानों के लिए, लेकिन बेसिकली इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के हित के लिए था। जितने भी पॉलिसीज़, जितने भी एक्ट हो, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर चार्टर एक्ट हो, या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, ये इस तरह की जितनी भी चालें चली गई, सबका मकसद सिर्फ एक था, ब्रिटेन गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना, और दूसरा इंडिया से इंपोर्ट बढ़ाना। बेसिकली इनडायरेक्टली फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन गवर्नमेंट को ही होना चाहिए था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1773 में हड़प नीति लागू की। ये बेसिकली वो चीज़ है कि लैंड रेवेन्यू अर्जित करने के लिए ज़मींदारों को हायर किया गया, और जो भी ज़मींदार सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे ये अधिकार दे दिया जाता था। तो जब नीलामी होती थी तो उस वक्त तो कोई भी ज़मींदार बढ़ चढ़ कर बोली लगा लेता था, लेकिन जो रियल रेवेन्यू था वो बेसिकली हर साल, मतलब हर टाइम पर कभी घटता था तो कभी बढ़ता था, और जो एक्सपेक्ट किया था कर्मचारियों ने या फिर गवर्नर जनरल ने, वो चीज़ें उनके पास कभी नहीं पहुंची। ठीक है, बेसिकली 73 के बाद ही गवर्नर जनरल हुआ, तो ये चीज़ें कभी हुई नहीं कि मतलब उनको जितना पैसा चाहिए था वो उन्हें कभी मिला नहीं। ठीक है, रेवेन्यू घटने बढ़ने की वजह से एक टाइम ऐसा है कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, उस टाइम पे रेवेन्यू घट रहा था। तो ये प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 में गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसने सोचा कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए जाए। वो चेंजेस क्या थे हम आगे देखते हैं। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू कर दिया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़मींदारी सेटलमेंट है क्या। ये बेसिकली ये जो मालगुजारी की नीति होती थी, मालगुजारी पॉलिसी, इसमें क्या होता था कि जो राइट्स है मालगुजारी के, यानी जो लैंड रेवेन्यू वसूलने का जो राइट होता था वो ज़मींदार को दे दिया जाता था, जहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार थे। ठीक है, और वो ज़मींदार किसानों से किसी भी तरह के, चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती हो या फिर मोहब्बत से, उनसे लैंड रेवेन्यू ले लिया करते थे। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम की विशेषता क्या थी। पहली चीज़ तो इन्होंने अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में काम किया। दूसरा, इन्हें जो भी इलाके में ये रहते थे उन्हें इनकी इलाकों का मालिक बना दिया गया, मतलब बेसिकली ज़मीनों का मालिक बना दिया गया। तीसरी चीज़, ये बेसिकली वंशगत हो गई। अगर बाप ज़मींदार था और वो इस राइट को अपने पास रख रहा था तो आने वाले टाइम में उसका बेटा रख सकता था, और ये बेसिकली हस्तांतरित या फिर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था। तो इस टाइम पे एक नियम बनाया गया था, जो रेवेन्यू सेट की गई थी, जो लिमिटेड रेवेन्यू सेट की गई थी इस टाइम पे, ताकि एक लिमिटेड अमाउंट की श्योरिटी हो कि हाँ ठीक है कि पहले की तरह कभी घटे नहीं कभी बढ़े नहीं। तो एक लिमिटेड अमाउंट था जो कि बहुत ज़्यादा था, सेट कर दिया गया, ताकि इतना तो उन्हें डन है कि इतना से ही काम चलाना होगा उन्हें। तो एक निश्चित रकम तय कर दी गई जो कि ज़मींदार को देनी पड़ती थी, जो उपज का लगभग 10/11 भाग हुआ करता था, और 1/11 भाग ज़मींदारों को मिलता था। 11/10 भाग देना पड़ता था उन्हें स्टेट को, या फिर स्टेट बोलो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, एक ही बात है, उन्हें देना पड़ता था। निश्चित रकम बहुत ज़्यादा होने पर, निश्चित रकम से जितना स्टेट को देना है उससे ज़्यादा जब वो अर्जित करते थे तो वो उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार ज़मींदारों का होता था। लेकिन फसल अगर नष्ट हो जाता था और उन्हें पूरी की पूरी रेवेन्यू नहीं मिल पाती थी तो उनका घाटा होता था ज़मींदारों का। ठीक है, तो जो रकम सेट की गई थी कि एक टाइम ये लिमिटेड अमाउंट है और ये आपको पे करना ही करना है,
तो ये जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से एक टाइम पर ऐसा हुआ कि आधे से ज़्यादा ज़मींदारों की जागीरें बेच दी गई थी, ठीक है। तो क्यों, ऐसा कारण क्या था कि उन्होंने ज़मींदारों को ये काम दिया? पहला रीज़न, ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी थे और भारतीयों ने इन्हें कभी भी अपना नहीं माना था, जिसके वजह से इन्होंने ये लैंड रेवेन्यू ला करके ज़मींदारों को इसका अधिकार दे करके उन्हें हिंदुस्तानी को दिल में थोड़ी बहुत जगह बनाने की कोशिश की। सफल नहीं हुए लेकिन बनाने की कोशिश ज़रूर की। दूसरी चीज़, किसानों को देने से क्या था कि किसानों के पास इतने पैसे कभी होते नहीं थे ताकि वो इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकें, जबकि ज़मींदारों के पास इतनी अमाउंट होती थी कि जब टाइम आए तो वो उन्हें पैसे दे दें। इससे क्या हुआ, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई। तीसरी चीज़, अंग्रेज़ों को लगा कि जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो ज़मींदार या फिर जो किसान है या फिर फार्मर्स है वो कृषि में सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसका प्रबंध करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें थी और वो वैसे ही रह गई। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास था नहीं, बस तो यही था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, ऐसे कैसे चलेगा भाई, मोहब्बत दोनों तरफ से चलती है यार। तो बस यही था, कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।